साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 8 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हों या जीएस के हों या मैपिंग के दृष्टिकोण से हों, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूँ कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो आपके हिसाब से, या आप इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जब आप लॉन्ग टाइम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो प्री की परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसके पहले पृष्ठ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लास्ट में एक चीज देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में महिला नेताओं पर अभद्र टीका टिप्पणी बढ़ी है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव में या जो विधानसभा चुनाव है इसमें होते रहे। तो ये आप इसको जब चुनाव के संबंध में कोई प्रश्न आता है या हमारे सोसाइटी संबंधित कोई प्रश्न आता है जिसमें महिला विमर्श की बात होती है, तो वहां पर इन चीजों को आप इंगित कर सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव के दौरान जो महिला उम्मीदवार होती हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, तो जो पुरुष नेता होते हैं या राजनेता होते हैं उनके द्वारा कई बार बहुत ही ओछी बातें कही जाती हैं, जिससे यह समझ में आता है कि वो महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो पहली न्यूज है वो है अडानी समूह के संबंध। देखिए, अडानी समूह नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षमता में जो है 2.3 लाख करोड़ का निवेश करेगा, इसी के संबंध में यहां पर बताया गया है। देखिए, अडानी समूह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और सौर एवं पवन विनिर्माण क्षमता वृद्धि में 2030 तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है, इसमें पूरी चीज नहीं दी गई है, वो ये है कि गुजरात के कच्छ के खावड़ा में जो है वो विश्व का या दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना आपका अडानी समूह के द्वारा जो है वो संचालित की जा रही है। ठीक है, जिसकी क्षमता 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। मतलब जो अडानी समूह है इनके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि पूरे देश में 2030 तक ये 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेंगे, जिसमें से इस 45 में से 30 गीगावाट जो है वो गुजरात के कच्छ के खावड़ा में जो दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना इनके द्वारा संचालित की जा रही है वहां से ये प्राप्त करेंगे। तो इतनी चीज याद रखिएगा। महत्वपूर्ण ये है कि विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कहां संचालित की जा रही है, तो कच्छ के खावड़ा में संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा की जा रही है। आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग या द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में। देखिए, केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की प्रमुख कौन है? रवनीत कौर है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ने कहा है कि कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कार्यकुशलता और नवाचार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ बाजार एकीकरण और प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार की चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो इसको आप, इन पॉइंटों को आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता या उसके ड्रॉबैक आएंगे वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। निगरानी संस्था केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास प्रतिस्पर्धा रोधी तरीकों पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार है। सीसीआई अर्थात केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है जल्द ही कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एक अध्ययन शुरू करेगा। इसके तहत प्रस्ताव के लिए अनुरोध आने वाले हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने बताया कि अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि कृत्रिम मेधा उपयोग नियामक कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग के बढ़ते प्रभाव से प्रतिस्पर्धा कानून के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। ये प्रौद्योगिकियां कार्यकुशलता और नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन बाजार में एकीकरण और प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार से संबंधित चिंताओं को भी बढ़ा सकती हैं। रवनीत कौर ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियामक इन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धा ढांचा मजबूत रहे और नए बदलावों का मुकाबला किया जा सके। तो यहां पर हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। इन पॉइंटों जो इसमें पॉइंट बताए गए, ये पॉइंट आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके कह सकते हैं कि लाभ हानि में इन चीजों का आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत प्रशासन कार्यान्वयन और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके आप 5 मोटे मोटे उद्देश्य बता सकते हैं। पहला क्या है? प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करें। दूसरा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें और बनाए रखें। तीसरा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें। ठीक है। और चौथा क्या है? भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। और पांचवा, एक मजबूत प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करें। अब थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में बात करें। इनके द्वारा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की पहल की जा रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। देखिए, निर्वाचन आयोग ने युवा और शहरी मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर कई अभियान की शुरुआत की है। तो आप चुनाव के संबंध में जब प्रश्न पूछा जाएगा कि चुनाव में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के सुझावों को भी आप बता सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग क्या क्या कर रहा है, क्या क्या पहले उसने किए हैं या इनिशिएटिव लिए हैं और क्या किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, आयोग ने एक अभियान के जरिए लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चुनाव से संबंधित जो भी सूचना हासिल करते हैं उसे सत्यापित करने के बाद साझा करें। क्योंकि अभी हमने एक दिन पहले न्यूज में पढ़ा था कि चीन जो है वो भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य तरीकों से जो है उसको क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमें जो भी सूचना हमारे पास आती है उसे सोशल मीडिया के माध्यम से उसे पहले सत्यापित करना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा, जबकि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। कुल 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होगा। आम चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार वह टर्निंग 18 अभियान के जरिए युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचने का आग्रह कर रहा है। तो यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि टर्निंग 18 अभियान क्या है। तो ध्यान रखिएगा, टर्निंग 18 अभियान निर्वाचन आयोग का है। और यह अभियान क्या है कि ऐसे मतदाता जो पहली बार 18 साल के होंगे और पहली बार वो मतदान करेंगे, ऐसे मतदाताओं को जो है मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मतदान केंद्रों तक इनको लाना। ठीक है। मतलब इतना प्रोत्साहित करना कि मतदान केंद्रों तक मतदान के लिए पहुंचे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेज नंबर 4 पे यहाँ पे दिल्ली के संबंध में न्यूज दिया गया, जबकि जो आप लखनऊ का संस्करण देखेंगे तो उत्तर प्रदेश संबंधित न्यूज है। 2 न्यूज जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली कि जो मोदी नगर है, देखिए चैत्र नवरात्रि जो है 9 अप्रैल से, या नवरात्र कह सकते हैं साधारण भाषा में, 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के साथ ही मोदी नगर, जो कि आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मोदी नगर से सटे गांव शिकरी खुर्द के महामाया देवी मंदिर में महामाया देवी मेला भी शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस वर्ष आचार संहिता लागू होने का अधिकृत रूप से नहीं लग पाएगा। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि महामाया देवी मंदिर कहां पे है? तो वो मोदी नगर में है। ठीक है। और महामाया देवी मेला कहां लगता है? तो मोदी नगर में लगता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा यहां पे था कि वायुसेना के द्वारा जो है गगन शक्ति अभ्यास किया जा रहा है, और यह कई दिन किया गया। तो आपका 8 कह सकते हैं रविवार 7 अप्रैल 2024 के दिन भी गगन शक्ति अभ्यास के तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में 3.5 किलोमीटर की जो एक हवाई पट्टी है, वहां पर 1 दर्जन सुखोई लड़ाकू विमान या जो अन्य लड़ाकू विमान है वो वहां से गुजरते हुए निकले या अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ध्यान रखिए, गगन शक्ति अभ्यास जो है वो वायुसेना का है। और कहां पर इसका प्रदर्शन किया गया? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किया गया। तो इतनी चीज आप यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संपादकीय वाले पेज पे जाएं तो यहां पर जो एक कोटेशन है, बहुत काफी अच्छा कोटेशन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। वो है कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य के रास्ते पर चलने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसको आपको नोट करना चाहिए और अपने निबंध लेखन या आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो संपादकीय दी गई है वो हिमालय पर बढ़ते तापमान के खतरे, क्या खतरे हैं, क्या चीजें यहां पर परिवर्तित हुई हैं, उन सभी के बारे में इस लेख में बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहां पर मिलेंगे। ठीक है। तो इसी पेज पे थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम लोग पढ़ लें। ये हमारे सोसाइटी संबंधित कोई प्रश्न आता है या सोसाइटी संबंधित कोई निबंध आपको लिखना हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया क्या गया है
कि क्या पाया क्या खोया। मतलब आजकल अधिकांश परिवारों में एक ही बच्चा या ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होते हैं। पैकेज के लालच में, मतलब नौकरी के लालच में, बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, यदि एक की नौकरी किसी एक शहर में, दूसरे की नौकरी दूसरे शहर में, तो दोनों अलग अलग शहर में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, तो पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं, बच्चे आया के भरोसे या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई भाई से दूर जा रहा है। क्यों भाग रहे हैं? सभी सिर्फ पैकेज के पीछे, मतलब अच्छे वेतन या अच्छी नौकरी के पीछे ऐसा हो रहा है। तो सभी सिर्फ पैकेज के पीछे, जो हमें अपनों से दूर कर रहा है। जिनके साथ रहने से हमें खुशी मिलती, वही हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस तरक्की ने परिवार और रिश्ते सब तोड़ दिए हैं। खुशी और गम में भी हम एक साथ नहीं रह पाते हैं। ऐसे पैकेज से हमें मिलता कम है, खोते ज्यादा है। छोटे शहर में अपने शहर में रहकर भी हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं या किया जा सकता है। मतलब हम जहां रह रहे हैं वहां पर भी यदि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इससे घर परिवार भी जुड़ा रहेगा और प्रगति की भी उम्मीद रहेगी। नौकरी से अंत में बचता क्या है? धन संपदा को भोगने का समय आता है, तब हमें बीमारी, अवसाद, एकाकीपन घेर लेता है। हम हमारे अपनों के साथ खुशी से रहना चाहते थे, वह अब नहीं मिलेंगे। बीमारी में अपनों का साथ और मरने पर कंधा भी नसीब नहीं होता। परिवार समाज सबसे दूर हो चुके होते हैं। अमूल्य खुशियां भरे जीवन को बलि देकर हमने क्या पाया? मतलब एक प्रकार से यह कहा गया है कि जो इस समय भागम भाग की जो या प्रतिस्पर्धात्मक जो जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, ये मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो वो काफी घातक साबित हो रहा है। अभी भी उसके दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं, आगे चलकर उसके दुष्परिणाम और अधिक नजर आएंगे। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है या इन चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 8 पे जो है, जो लखनऊ का संस्करण है, उस पर एक न्यूज दी गई है। वो क्या है? एक शोध है। ठीक है, एक रिसर्च आई है जिसमें शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि भीषण गर्मी में श्रमिकों पर जो है पड़ सकता है हानिकारक प्रभाव। वो इस पर नहीं दिया गया, तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हमें एक बार देखना चाहिए। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हम आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें जो पूरी चीज कही गई वो मैं आपको बता रहा हूं। देश जो है अप्रैल जून की अवधि में अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहा है और तापमान पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने खेती, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में खुले इलाके में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में आगाह किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, IMD ने हाल ही में कहा था कि इस साल 2024 में अप्रैल जून में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा और मध्य व पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। जो मौसम विज्ञान विभाग है ने कहा कि मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में गर्मी सामान्य से अधिक दिन जारी रहने का अनुमान है। प्रतिकूल मौसम चेतावनी के बाद शोधकर्ता बाहर काम करने के नए तरीकों की वकालत कर रहे हैं, जिसमें काम के घंटों में छूट और अनिवार्य ब्रेक शामिल है, ताकि श्रमिकों को गर्मी के प्रभाव से बचने में मदद मिल सके। IIT गांधीनगर में विक्रम साराभाई चेयर प्रोफेसर बिमल मिश्रा ने कहा कि जब शुष्क गर्मी होती है से निपटना अपेक्षाकृत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर गर्म होता है और हम पानी पीते हैं तो वाष्पीकरण होता है और शरीर ठंडा हो जाता है। हालांकि जब आर्द्र गर्मी होती है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो आर्द्र गर्मी में हवा में उच्च नमी के कारण वाष्पीकरण कम हो जाता है और जो शरीर के शीतलन तंत्र में बाधा डालता है। शोध के सह लेखक मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में गहन श्रम, मतलब कठोर श्रम करने से शरीर की गर्मी उस स्तर तक बढ़ सकती जहां यह मृत्यु का कारण बन सकती है। तमिलनाडु में किए गए और पिछले साल अक्टूबर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि अत्यधिक गर्मी में काम करने से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का खतरा जो है दो गुना से अधिक हो जाता है। साथ ही गर्मी आमतौर पर प्रतिकूल गर्भावस्था और प्रसव जोखिमों को बढ़ाती है। शोध की सह लेखक और चेन्नई में श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकाय में प्रोफेसर विद्या वेणुगोपाल ने कहा कि हमने यह भी देखा है कि शौचालयों तक सीमित पहुंच के कारण महिलाएं कम खा पी रही, जिससे उनको शौचालय का कम इस्तेमाल करना पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण हो रहा है। इससे गर्भावस्था भी प्रभावित होती है। शोध में 800 गर्भवती महिलाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से 47% बाहर काम करते समय गर्मी के संपर्क में आई थी। वेणुगोपाल ने कहा कि बाहरी महिला श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य पर गर्मी के अत्यधिक प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक रहने या करने की आवश्यकता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जहां महिलाएं गर्भधारण के दौरान अक्सर आती हैं, उन्हें इस बारे में
जागरूक किया जा सकता है कि अत्यधिक गर्मी उनके और उनकी संतानों के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल रही है। सरकार बाहर काम करने वाली महिला श्रमिकों पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो आप आंसर राइटिंग में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 9 पर दो न्यूज दी गई है जो कि आपके दिल्ली के संस्करण में नहीं, लखनऊ के संस्करण में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के बारे में। तो देखिए हुआ क्या है कि चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 7 अप्रैल अर्थात रविवार को कुछ तकनीकी वजहों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से लगभग 92 सेकंड पहले अपने अग्निबाण उपकक्षीय रॉकेट के प्रक्षेपण को रोक दिया। इस रॉकेट को अपनी पहली उड़ान भरनी थी। इससे पहले भी ये जो है मतलब जो परीक्षण वो सफल नहीं हो पाया था, पहले प्रयास किया गया था पर नहीं हो पाया था। देखिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इससे पहले नवंबर 2022 में एक और स्टार्टअप है, ठीक है, अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एस उपकक्षीय रॉकेट के प्रक्षेपण किया गया था नवंबर 2022 में। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही स्टार्टअप हैं, अंतरिक्ष स्टार्टअप है। 2022 में स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एस उपकक्षीय रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद अग्निकुल भारत का दूसरा निजी रॉकेट प्रक्षेपित करना चाहता है। इसके द्वारा जो ये अग्निकुल है, इसके द्वारा जो रॉकेट है जो प्रक्षेपित किया जाना, उसका नाम क्या है, अग्निबाण है। क्या नाम है, अग्निबाण है, ठीक है। तो ये अग्निबाण उपकक्षीय रॉकेट है। अग्निबाण 2 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है जो 3000 किलोग्राम तक का पेलोड कक्षा में लगभग 700 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है इससे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानना। करंट के साथ साथ इसका इस्तेमाल जब भी आपसे जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे देश में क्या मतलब पहल की जा रही है या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या उपलब्धियां क्या है, तो वहां पर आप सरकारी क्षेत्र के साथ साथ, ठीक है, निजी क्षेत्र में क्या क्या चीजें की जा रही है, तो इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं जो कि स्टार्टअप है, ठीक है। जो दूसरी न्यूज है वो है कि सेना का संयुक्ता व एकीकरण पर प्रथम त्रिसेवा सम्मेलन के बारे में। इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है परिवर्तन चिंतन, ठीक है, परिवर्तन चिंतन। ये परिवर्तन चिंतन है क्या, ये प्रथम त्रिसेवा सम्मेलन है जिसका आयोजन जो है 8 अप्रैल 2024 को किया जा रहा है, ठीक है। देखिए भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता व और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए पहला और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, नई दिल्ली। और ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक दिवसीय सम्मेलन है, एक दिवसीय त्रिसेवा सम्मेलन। इसका नाम क्या रखा गया, परिवर्तन चिंतन रखा गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जो भारत के सीडीएस हैं वर्तमान में जनरल अनिल चौहान, वो करेंगे, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि 8 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाले परिवर्तन चिंतन जो है एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन जिसका उद्देश्य संयुक्तता एवं एकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के वास्ते नवीन एवं अद्यतन विचार, पहल व सुधार को सृजित करना है, ठीक। तो ये चीजें आप यहां पर याद रखिएगा। बयान में कहा गया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने के अपने प्रयासों के क्रम में एक बड़े परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत की है। संयुक्तता व एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है और त्रिसेवा बहुयामी संचालन को संभव बनाने के लिए संरचनाओं को संशोधित किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि यह चिंतन जो परिवर्तन चिंतन है, चिंतन सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य कार्य विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन होगा जिसमें विभिन्न सेवा वर्ग के अधिकारी अपनी विविधतापूर्ण समझ तथा अनुभव के आधार पर वांछित संयुक्तता एवं एकीकरण के अंतिम लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के उपायों के बारे में सुझाव देंगे। तो इसको यहां पर ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट पेज है, इस पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो ये है कि रूस ने ओरेनबर्ग क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संघीय आपातकाल घोषित किया है। रूस सरकार ने ओरेनबर्ग, ये जो मॉस्को इसकी राजधानी है, तो यहाँ का जो ओरेनबर्ग क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में संघीय आपातकाल घोषित किया गया है। स्थानीय सरकार के अनुसार उराल नदी, तो ध्यान रखें उराल नदी कहां पर बहती है, तो रूस में बहती है, ठीक है। उराल नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां पर बाढ़ आई जिसकी वजह से यहां पर ये आपात की घोषणा की गई है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है।
इसके बाद खेल जो पृष्ठ है इस पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे काम के लिए महत्वपूर्ण हो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।